नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय स्वागत करता हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। दरअसल आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की। कानपुर देहात में एक थाना पड़ता है, सजेती थाना। सजेती थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, बसई गांव। 22 नवंबर 2016 की यह घटना है, जब सुबह गांव के लोग बसई गांव के लोग टहलने के लिए निकलते हैं, शौच के लिए निकलते हैं। नहर के किनारे जब वह जाते हैं तो देखते हैं एक बोरी पड़ी होती है और बोरी में खून के बहुत सारे धब्बे पड़े होते हैं। गांव वाले समझ जाते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं RK सिंह, यह घटना सुनते ही तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचते हैं और जब बोरी को खोलने का आदेश करते हैं तो एक आरक्षी आता है, बोरी को खोलता है। जब बोरी को खोलता है तो देखता है बोरी में तो लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। जब लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है तो हाथ अलग, पैर अलग, धड़ अलग, सर अलग। तो उसी गांव के लोगों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा रहता है जिसका नाम रमेश रहता है। रमेश लाश को देखते ही रोने लगता है, वहीं लौटने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो RK सिंह जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या तुम इस लाश को, इस बॉडी को पहचानते हो? तो वो कहता है, साहब यह मेरा छोटा भाई राजेश है, यह मेरे साथ ही रहता था, कल रात को यह किसी से मिलने गया था। दरअसल कहानी शुरू होती है कानपुर देहात की एक तहसील पड़ती है घाटमपुर। वहीं के रहने वाला एक परिवार है राम बाबू का। राम बाबू के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां, जिसका नाम नीतू और साधना, और एक बेटा भी रहता है जिसका नाम अजय है। राम बाबू एक दुकानदार रहते हैं, परिवार का खर्च चलाते हैं। लड़की जो बड़ी साधना रहती है वो काफ़ी पढ़ी लिखी और काफ़ी सुंदर सुशील लड़की रहती है। साधना जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी वह गोविंद नामक युवक, जो कि रामपुर का रहने वाला रहता है, उससे कर देते हैं। गोविंद के पिता का नाम रघुवर रहता है। परिवार काफ़ी अच्छा रहता है। गोविंद पेशे से खेती करते हैं। गोविंद की शादी साधना से हो जाती है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं और गोविंद साधना जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर काफ़ी खुश रहता था। साधना समय से खाना बनाती थी, यहाँ तक कि जब दोपहर में लंच देना होता था तो उनके जो ससुर थे रघुवर दास, उनसे कहती थी कि खाना तैयार हो गया है, ले जाइए, गोविंद जी को दे आइए। दोनों काफ़ी हंसी खुशी दोनों लोगों का परिवार चल रहा था। धीरे धीरे शादी को 3 साल बीत गए। इसी बीच एक साधना बच्चे को जन्म देती हैं जिसका नाम अंकुर रखते हैं। परिवार काफ़ी खुश था, हरा भरा परिवार था। एक बच्चा भी आ गया था परिवार में। बच्चे की हंसी, रोने की आवाज़ के साथ जैसे तैसे लोगों का दिन कट रहा था, काफ़ी खुश थे लोग। तभी अचानक उनकी खुशियों में दरार आ जाती है। एक दिन गोविंद बाहर गए होते हैं सामान लाने के लिए, यानी कि खाद लेने। गोविंद जब घाटमपुर गए होते हैं तो उधर से लौटते वक्त उनकी एक बस से टक्कर हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गोविंद को बहुत सारी चोटें आती है। गोविंद को वहाँ के लोकल लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। खैर गोविंद बच तो जाते हैं लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। उनकी याददाश्त जा चुकी होती है और वह कुछ करने के हालत में नहीं रहते हैं। कभी कभी तो वह घर पर बिना खाए सो जाते थे, दरवाज़ा खोल के बाहर घूमने लगते थे। 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे। साधना काफ़ी परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। गोविंद की जो हालत थी उसको देखकर रघुवर दास, जो गोविंद के पिता थे, वह भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। वह समझ नहीं पाते थे। गोविंद की हालत देखकर उनके पिताजी मानसिक रूप से परेशान होने लगे। वह अपना झोले डंडे उठा करके साधु और सन्यासी जीवन जीने लगे। अपने बेटे की हालत को वह बर्दाश्त नहीं कर सके। कभी वह हरिद्वार जाते तो कभी गुजरात, हर मंदिरों मस्जिदों में वह घूमने लगे और अपने बेटे की सही होने की दुआ मांगने लगे। साधना का जीवन किसी तरह चल रहा था। गोविंद का एक पड़ोसी था राजेश, जो कि गोविंद से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। जब गोविंद घर पे रहता था तो
राजेश आता था और गोविंद से बातचीत करता था, साधना से बातचीत करता था, यानी कि पद में साधना उसकी भाभी लगती थी और हंसी मजाक करता था। साधना और राजेश की और गोविंद की जो जोड़ी थी यह हम उम्र थी, तीनों आपस में हंसी मजाक करते थे। साधना गोविंद को और राजेश को गोविंद के जो दोस्त हैं राजेश को काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी। कुछ दिनों बाद साधना को शारीरिक सुख की ज़रूरत महसूस होने लगी। वह अपनी पति की तरफ देखती और फिर रोने लगती थी। वह एक दिन सोचने लगती हैं, सोचते हुए वह राजेश की तरफ देखती हैं, यानी कि दिमाग में अपने राजेश को बैठाती हैं। उसके बाद वह कपड़े लेकर जब छत पे जाती हैं फैलाने के लिए तो देखती हैं राजेश बाहर खड़ा रहता है। राजेश को देखती हैं, राजेश भी देखता है कि भाभी छत पे खड़ी हैं, तो साधना राजेश को इशारा करके बुलाती हैं। खैर गोविंद के मरने के बाद राजेश का आना जाना बहुत कम हो गया था। राजेश आता है, पूछता है भाभी क्या बात है। साधना प्यार से बात करती, चाय बनाती और चाय पिलाती और कहती गोविंद के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, अब तो तुम भी नहीं आते हो। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो या फिर मेरी जो मजबूरियाँ मेरे सामने खड़ी हैं इससे तुम भाग रहे हो। राजेश कहता है नहीं भाभी, आप कहिए क्या काम है, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं गोविंद का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। खैर साधना ऐसे ही 2-4-10 दिनों तक बात करती रहती हैं। फिर धीरे धीरे राजेश को हंसी मजाक करते हुए अपने पास अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हैं और राजेश साधना का दीवाना हो जाता है। जो राजेश होता है वो अपने भाई रमेश के साथ रहता था। उसके माँ बाप के देहांत बचपन में ही हो चुका होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जो शारीरिक सुख होता है वह साधना को मिलने लगता है। ऐसे करते हुए 2-3 महीने बीत जाते हैं और साधना काफ़ी खुश रहती है। परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। राजेश जो भी ज़रूरतें पूरी करनी होती थी साधना की वह करते थे, पैसा भी देते थे, कपड़े लत्ते सभी सामान देते थे। एक पति की तरह वो घर में रहने लगे। जब भी शाम होती वह अपने घर से रात को निकलते और सुबह साधना के घर से अपने घर जाते। रात भर साधना के साथ ही रहते थे। एक दिन जब रमेश को यानी कि राजेश के बड़े भाई को यह बात पता चली तो वह काफ़ी गुस्सा होते हैं और डांटते हैं, फरकारते हैं, कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, समाज क्या कहेगा, उसके घर तुम रात रात को जा रहे हो। तो राजेश छटपटाता है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। खैर राजेश का दूध का व्यापार होता है, वह दूध मंडी लेकर डेली जाया करता था। हिसाब में गड़बड़ी भी होने लगी थी। रमेश ने राजेश को साधना के घर जाने से मना कर दिया और कहा कि आज के बाद अगर तुम गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर साधना की हालत ख़राब होने लगी थी क्योंकि उसका खर्चा बर्चा जो था वो चल नहीं पा रहा था। राजेश ने पैसे देने बंद कर दिए, फ़ोन करना बंद कर दिया, साधना के घर जाना बंद कर दिया। तभी कुछ दिन बाद साधना का जो बेटा होता है अंकुर, वो बीमार पड़ जाता है और साधना राजेश को मैसेज करती हैं कि आप आइए, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। राजेश कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूँ। वह काफ़ी चिल्लाती है, चीखती है कि जब मेरी ज़रूरत थी, मेरी शारीरिक सुख की ज़रूरत थी, तब तो तुम जीने मरने की कस्में खा रहे थे, मुझसे शादी करने वाले थे, 10,000 रुपये तुम नहीं दे सकते हो, मेरी मजबूरियों का फ़ायदा अच्छी तरह से तुमने उठाया। राजेश कुछ नहीं कहता है, फ़ोन कट कर देता है। तभी साधना सोचती है और पास में ही एक दुकान होती है, वहाँ जाती है और जो वहाँ दुकानदार का जो मालिक होता है उसका नाम लालू रहता है, जो कि 30 साल का युवक रहता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत और सुडौल शरीर का लालू रहता है। साधना लालू को अपनी मजबूरियां बताती हैं और कहती है मुझे 10,000 रुपये चाहिए वरना मेरा बेटा मर जाएगा, उसको डेंगू हो गया है। लालू देता है लेकिन यह कहता है कि साधना भाभी मैं आपको जो पैसा दे रहा हूँ यह सूद पे दे रहा हूँ, हर महीने की कम से कम सूद दे दीजिएगा और जब पैसा होगा तो आप पैसा दे दीजिएगा। साधना कहती है ठीक है, मैं समय से चुका दूंगी। साधना लेकर जाती है, अपने बेटे को एडमिट कराती हैं, बेटा सही हो जाता है। जब महीना पूरा होता है तो लालू साधना के घर जाता है और पैसे मांगता है, सूद का पैसा मांगता है। तो साधना के पास देने को कुछ रहते नहीं हैं। साधना किसी तरह से हंसी मजाक करते हुए टाल देती है। कई बार महीनों 2 3 महीनों तक ऐसा चलता रहा। लालू जब भी जाता वह पैसे से मना कर देती है।
लालू परेशान होकर सोचता है कि आखिर पैसा मैं कैसे निकालूं, या तो पैसा दे नहीं रही। फिर वह सोचता है क्यों नहीं जवान खूबसूरत साधना के शरीर से ही वसूली किया जाए। एक दिन वह जाता है, हंसी मजाक करता है, और वहीं साधना भी सोचने लगती हैं कि मैं पैसा कैसे दूं। साधना की मजबूरी रहती है। लालू जाते हैं, कहते हैं भाभी चाय बनाइए, मुझे चाय पीना है। चाय बनाती हैं और दोनों हंसी मजाक करते हैं। तभी लालू साधना का हाथ पकड़ लेते हैं और साधना सब कुछ समझ जाती है। तो साधना यह भी सोचने लगती है कि अगर मैं लालू से संबंध बना लेती हूँ तो मेरे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मेरे जो शारीरिक सुख हैं वो भी पूरा होता रहेगा, मेरे परिवार का खर्च भी चलता रहेगा। लालू से संबंध बनाने लगती हैं, प्यार मोहब्बत भरी बातें करने लगती है। लालू दुकान छोड़कर इन्हीं के साथ सुबह शाम बिजी रहता था, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। कई बार तो जो उसका पति गोविंद सामने बैठा रहता था, उसके सामने ये लोग संबंध बनाते थे। और वह जब कुछ कहने की कोशिश करता, खैर वह कहने की हालत में नहीं था, लेकिन जब भी वह कुछ भी बोलता तो यह लोग उसको मारते पीटते थे, उसको घर से भगा देते थे। गोविंद कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। साधना पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राजेश को फिर साधना की याद आने लगती है और उसको यह बात बखूबी पता चल चुकी थी कि लालू का और साधना का संबंध चल रहा है। वह साधना के घर आता है और साधना से कहता है कि मैं तुम्हारे और लालू के रिश्ते के बारे में जानता हूँ। अगर तुम लालू को नहीं छोड़ोगी तो मैं पूरे समाज को बता दूंगा, सबको बता दूंगा, यानी कि तुम्हारे माँ के यानी कि नैहर फ़ोन करके तुम्हारे पिताजी को भी बता दूंगा। साधना घबरा जाती, कहती है कि जो तुम कहोगे मैं करूंगी, ऐसा मत करना। राजेश कहता है मुझसे मेरे साथ जैसे पहले रहते थी वैसे ही फिर रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साधना कहती है ठीक है। एक दो दिन साधना उनके साथ रहती है। फिर लालू आता है और पूछता है ये राजेश तुम्हारे यहाँ क्या करने आता है। तो यह बताती है कि वह मुझे ब्लैकमेल करता है, पहले उसका मेरे से संबंध था, आता जाता था घर पे। लालू कहता है ठीक है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं राजेश को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि लालू जो था वह शादीशुदा नहीं था और वह साधना से शादी करने वाला था। दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक राजेश को रात में 10 बजे फ़ोन करती हैं साधना, राजेश तुम कहाँ हो, आओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। राजेश बहुत खुश होता है और जैसे ही रूम में दाखिल होता है अपनी बाहों में साधना पकड़ती हैं। उसी समय लालू जो है पीछे से डंडे का जोरदार वार करता है और बेहोश होकर के राजेश गिर जाता है। फिर आरियों से राजेश के कई टुकड़े करने के बाद बोरी में भरता है और रात में ही साइकिल से ले जाकर के नहर के किनारे फेंक देता है। उसके बाद चला आता है। जब यह खबर फैलती है कि एक लाश मिलती है, रमेश पहचान करता है, शिनाख्त करता है। उसी समय मौके पर एसपी पहुंचते हैं जिनका नाम रहता है सुरेंद्र नाथ तिवारी। सुरेंद्र तिवारी जी जो है इस मैटर को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश देते हैं। रमेश से पूछताछ होती है तो रमेश बताते हैं कि राजेश का जो है संबंध साधना से था, साधना के साथ चक्कर चलता था। हो न हो साधना ने ही कुछ ऐसा किया है। जब लालू और साधना के पास पुलिस जाती है तो यह दोनों एक ही कमरे में मिलते हैं। पुलिस पूछताछ शुरू करती है साधना से, तो साधना सब कुछ सही सही बता देती हैं। लालू भी पकड़े जाते हैं और लालू बताता है कि मैं साधना से शादी करने वाला था और राजेश का पुराना अफेयर था और राजेश इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहता था, ब्लैकमेल करता था। खैर पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जो छोटा बच्चा होता है 3 साल का अंकुर, उसको उसके ननिहाल भेज दिया जाता है पालन पोषण के लिए और दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट सज़ा सुनाती है और गंभीर आरोप में दोनों को जेल भेज देती है। कहते हैं कभी कभी कुछ मजबूरियां भी कुछ गुनाहों को जन्म देती हैं और कभी कभी अय्यासियां भी गुनाहों को जन्म देती हैं। खैर कैसी लगी कहानी आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है जिसमें प्रतीक सिंह हैं, राम प्रताप सिंह हैं, अरुण यादव हैं, उमेश पाल हैं, हरियाणा से
सुरेंद्र जाट हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किया, आप डेली हमारी वीडियो देखते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।